नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। एक नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। देश में मोदी जी की अपील और देश के लोग उस अपील को किस तरह से देख रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, पीटीए के नेता, पीटीए का नेतृत्व और पीटीए की बात करने वाले नेता, पूर्व जज मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है यार न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो मोदी जी से शुरुआत करते हैं। एक भावुक अपील कह सकते हैं, एक ज़रूरी अपील इसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल का बचाव करिएगा, कम संसाधन इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि देश को आपके सहयोग की ज़रूरत है। किस तरह से देख? प्रधानमंत्री जी जो वैश्विक समस्या इस समय दुनिया में उत्पन्न हो रखी है, उस पर उन्होंने तो इस देश में, इस मुल्क में सभी लोगों से अपील की है। और जब वो अपील करते हैं तो लोग डर जाते हैं। जैसे कोरोना में रात को 8 बजे आया अपील, नोटबंदी में अपील आया, तो जो अपील होते हैं उससे आम जनमानस में अब डर और भय आ जाता है। और अपील करने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम कई जगहों पे दिखाया जा रहा है कि ऑफिसर्स नंबर बढ़ाने के लिए सांकेतिक रूप से गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग रील भी बनवा रहे हैं इस पे और सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी सीधे विदेशी दौरा पे चले जाते हैं। इससे लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महंगाई पर किसी तरीके का कोई गाइडलाइंस नहीं गवर्नमेंट के द्वारा आ रही है। जब महंगाई से रिलेशन है आपका, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन बगैर कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की वस्तुएं हो, कोई भी सामग्री हो, आज की तारीख में बिना ट्रांसपोर्टेशन के वो संभव नहीं है। और जब तेल और डीज़ल महंगा होगा तो निश्चित रूप से सभी चीज़ों पे, सभी उपयोगी वस्तुओं पे चरम पर जाएंगी महंगाई। इसके बारे में गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस नहीं दे रही है, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको देनी चाहिए। पर दिखाया जा रहा ना कि देखिए प्रधानमंत्री को कितनी चिंता है। उन्होंने अपना काफिला घटा दिया है और उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को इतनी चिंता है, तो देश के लोगों को और खास करके जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको भी चिंता देश की होनी चाहिए। नहीं, देश की चिंता इस देश के प्रत्येक नागरिक को है। कोई ऐसा अकेला राजनीतिक दल अगर दावा कर रहा है, क्योंकि यह देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, देश सभी दलों का है, सभी नागरिकों का है जो उस देश में रहते हैं। यह दावा करना ये अपने आप में एक ढोंग रचने जैसा है, ताकि लोगों के बीच में, एक जनता के बीच में प्रचार प्रसार हो कि एक ही दल राष्ट्रभक्ति दिखा रही है और बाकी सारे जो विपक्ष के लोग हैं या आम नागरिक हैं उसका उसमें कोई योगदान नहीं है। यह भी एक मिथ क्रिएट किया जाता है प्रोपागेट करके और अपने फेल्योर को छुपाने के लिए। आने वाले समय में यह समीक्षा इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये ज़रूर करेंगे कि इस देश में जो संकट आया है या जो संकट, वैश्विक संकट का प्रभाव इस देश में पड़ा है, वो किन गलत नीतियों की वजह से महंगाई की मार आम आदमी को झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी जब इस मुल्क में इज़राइल से वापस आते हैं, उसके अगले दिन घटना घटती है। उसके बाद होर्मुज का विषय पूरी दुनिया के सामने है। ये भी, इसकी भी समीक्षा होगी कि भारत को कहाँ पे खड़ा होना चाहिए था और किनके साथ खड़ा होना चाहिए था। ये आने वाले समय में इसकी समीक्षा होगी। पर ये सवाल ये उठाया जा रहा है, हमारे देश का मीडिया कह रहा है कि महंगाई मोदी की वजह से बढ़ी है कि जो मिडिल ईस्ट के देश आपस में लड़ रहे हैं, अमेरिका की वजह से लड़ी है या ईरान की वजह से बढ़ी है। देखिए, जो वैश्विक संकट में तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप सही गाइडलाइंस क्यों नहीं बना रहे? आप 5 राज्यों के चुनाव कराते हो, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें फूके जाते हैं। कोई यहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पे क्रिकेट मैच हो रहे हैं, और चुनाव के दौरान तो ऐसा बयान नहीं आया मोदी जी का। कोई बयान नहीं है। चुनाव खत्म होने का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि चुनाव से पहले ये वैश्विक संकट जो ईरान, इज़राइल या अमेरिका जैसे देशों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर आम आदमी के बीच में बेचैनी और परेशानी है। पर अभी हमने देखा कि विदेशी यात्रा पर हैं मोदी जी, वहाँ पर
वहाँ के पत्रकार जो है उनसे सवाल करते हैं, लेकिन वो सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन वहाँ पर हमारी जो इमेज है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नॉर्वे जो है, जो प्रश्न आपका आ रहा है, अभी देखा जा रहा है कि नॉर्वे चूँकि वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री फ्रीडम ऑफ प्रेस के रूप में जानी जाती है, तो जो स्वतंत्रता वहाँ के नागरिकों को मिली हुई है वो कितनी बेहतरीन होगी, इसको सोचा जा सकता है कि आप उस इंडेक्स में 157 नंबर की रैंकिंग पर आते हो। सरकार जब आप चलाते हो तो जवाबदेही भी आप ही के ऊपर बनती है, और हर पत्रकार का अधिकार होता है और उसकी ड्यूटी भी है, अगर वो सही पत्रकार है तो वो प्रश्न पूछे, और जो लोग सत्ता संभालते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दें, जवाबदेही होनी चाहिए। इस तरीके से प्रश्न का उत्तर न दिया जाना वैश्विक मंच पे, ग्लोबल लेवल पर, इससे देश को भी कहीं ना कहीं से उसकी पहचान को क्षति मिलती है कि इस देश में प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो उसके जवाब जो कंट्री के हेड हैं उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो सवाल यही यहाँ से उठ रहा है कि हमारे देश का मीडिया, जिसने ये आदत सी डाल ली है सवाल ना करने की, सत्ता को छुपाने की, वही वजह है कि विदेश में जाकर भी ये हालत हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से सत्ता दल के साथ हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, और आम लोगों के बीच में न्यायपालिका की जैसे साख गिरी है वैसे मीडिया बुरी तरह से पिट चुकी है। कई जो लोग अच्छे पत्रकार रहे, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो संवैधानिक जिनकी सोच है, उन लोगों को रिज़ाइन करा दिया गया, या उन लोगों ने स्वेच्छा से वॉलंटरीली उन लोगों ने अपने पत्रकारिता को वहाँ से छोड़कर अलग अलग इंडिपेंडेंट अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोकप्रियता उनकी और बढ़ी है। पर अभी हम देख रहे हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। हाल ही के जो नतीजे हैं वो हमारे और आपके सामने हैं। इसमें तमाम सवाल ये भी हैं कि मैनिपुलेट किया गया है, चुनाव हारे नहीं है बल्कि हाईजैक किया गया है। ये तमाम आरोप हैं। आप किस तरह से देखते हैं आगामी चुनावों को लेकर और मौजूदा रिजल्ट को लेकर? देखिए, जो चुनाव 5 राज्यों के हुए हैं वो सभी के सामने रहे, और ये सिर्फ चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ी, उसके साथ पूरी मेन स्ट्रीम कॉरपोरेट मनुवादी मीडिया साथ रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ रहा, तमाम एजेंसी साथ रहीं, और तमाम चोंगा पहन के लोग वहाँ पे लोगों के बीच में सक्रिय दिखाई दिए। पूरे देश के लोग बंगाल में आपको देखने को मिला चुनाव में हैं, और जिस तरीके से पद पर बैठे लोग, जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि वो चुनाव निष्पक्ष कराएं, उनकी भूमिका संदिग्ध तब और हो गई जो चीफ ऑब्जर्वर, चीफ सेक्रेटरी के रूप में सरकार बनने पर बीजेपी की वहाँ पे वो पद पे आसीन होते हैं, कोई सीएम के एडवाइज़र के रूप में या सेक्रेटरी के रूप में होते हैं, कोई और डिप्टी सेक्रेटरी। तो ये अगर इस तरह की प्रक्रिया चलेगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सत्ता दल में क्या फ़र्क रह जाएगा? एक तरफ आप चुनाव में अधिकारी बनते हो और जैसे ही सरकार बनवा देते हो वैसे ही आप फिर उधर भी पोस्ट ले लेते हो, तो फिर आम आदमी के साथ तो ये ठगी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट के लिए। फ्री में आप रोकते हो वोटर्स जो एससी, एसटी, मुस्लिम कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी में कुछ जातियां, जहां चूँकि जाति प्रधान देश है हमारा, वहां पर रोके जाते हैं। फेयर जिस तरीके से आप दिखा रहे हो वो लोगों के बीच में है। ट्रांसपेरेंसी, ईवीएम से चुनाव करा रहे हो आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर के नाम पर कई लाख लोगों का वोट काटता है बिना कारण। तमाम लिटिगेशंस आते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी कुछ पेंडिंग हैं। 27 लाख वोट काटे जाते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी एक अजीबोगरीब निर्णय आता है जो अभी हिस्टोरिक हो चुका है कि ये आने वाले समय में इन 27 लाख वोटर्स के बारे में देखा जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी।
उस समय ये आदेश आ रहे हैं जिस समय तमिलनाडु में 1 वोट से 1 विधायक जीत रहा हो। 27 लाख वोटों को एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो जिस चुनाव को जो सत्ता दल है जिस तरीके से अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ रहा है, उसमें विपक्ष के सामने चुनौती ज़रूर है। लेकिन ठीक इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में 2014 का आपने देखा, 2024 का देखा होगा आपने चुनाव, जिसमें इनके पूरी शक्ति को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इनको बहुत हद तक रोकने में सफल रहे और अयोध्या जैसी सीट से भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जीत दिलाई है। क्योंकि उनका जो सामाजिक न्याय पे आधारित जो उनके सिद्धांत हैं, जो पार्टी में हैं, उनके बुनियादी सिद्धांत, वो बहुत हद तक लोगों के बीच को कनेक्ट कर रहा है। और जो उनका पीडीए का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सफल है। इससे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसीलिए जो पिछड़े समाज के नेता हैं या जो कमज़ोर समाज के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उनको वो उकसा रहे हैं कि आप बोलिए। उनके पास कोई मुद्दा रोजगार से नहीं संबंधित है। आज की तारीख में शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, स्कूल्स बंद क्यों हो रहे हैं, छात्रों का जीवन बर्बाद क्यों हो रहा है। अभी नीट का आप लोगों ने पूरे देश में देशव्यापी देखा है। महंगाई चरम पे है। रसोई के तेल से लेके आपके 2 पहिया 4 पहिया तेल तक उसका असर पड़ रहा है। आम आदमी, मध्यम वर्ग पे काफ़ी असर पड़ रहा है। किसानों पे असर पड़ रहा है। जो छोटे व्यापारी हैं वो किस तरीके से परेशान हैं। तो 2027 में आम आदमी इनके विरोध में है, आम आदमी। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत सूझबूझ से सभी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो विक्टिम हैं वो जुड़ भी रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो निश्चित रूप से ये 2027 में समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी।